अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से कई दावे करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप का यह कहना था कि उन्होंने 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की कोशिश की थी, लेकिन भारत लगातार इन दावों को नकारता रहा। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों की पोल खोल दी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि भारत ने अमेरिका सहित किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया था। डार ने यह बताया कि मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ा था, जब उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मध्यस्थता के मुद्दे पर बात की थी। इस दौरान अमेरिकी मंत्री ने यह साफ कह दिया था कि भारत ने तीसरे पक्ष की किसी भी भूमिका को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे दोनों देश आपस में ही सुलझाएंगे। ट्रंप बार बार ये कहकर सुर्खियां बटोरते रहे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए राजी किया है, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान ने यह साफ कर दिया कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को मान्यता दी ही नहीं। इस तरीके से ट्रंप के तमाम दावे खोखले साबित हुए। डार ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कोई आपत्ति नहीं है। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बातचीत का रास्ता निकले, क्योंकि बातचीत से ही आगे एकमात्र तरीका बनता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हम तो तीसरे पक्ष और ना ही द्विपक्षीय बातचीत से हमें कोई दिक्कत थी। अगर भारत तैयार हो जाता तो पाकिस्तान हर मंच पर बातचीत करने के लिए तैयार था। भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान से बातचीत तभी संभव है जब सीमा पर आतंकवाद और घुसपैठ पूरी तरीके से खत्म हो। भारत का यह भी मानना है कि कश्मीर और अन्य विवादित मुद्दे द्विपक्षीय हैं, इन पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका होती ही नहीं है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका समेत किसी भी देश की दखलंदाजी को सिरे से ठुकरा दिया था। डार का यह बयान पाकिस्तान की कूटनीतिक हार को उजागर भी करता है। एक बार आपको बता दें कि पाकिस्तान खुद को बातचीत के लिए इच्छुक बताता है, तो वहीं भारत की सख्त शर्तों के चलते वे वैश्विक मंच पर साफ तौर पर अकेला पड़ गया है। ट्रंप जैसे नेताओं को लेकर पाकिस्तान ये संदेश देना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर दबाव बनाए, लेकिन भारत ने अपनी ठोस नीति और कड़े रुख के चलते किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार किया ही नहीं। डार के बयान के बाद अब सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भी खड़े हो गए हैं। आखिर उन्होंने किस आधार पर यह दावा किया? उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 20 बार से ज्यादा युद्ध विराम कराया है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या यह केवल चुनावी राजनीति के लिए दिया गया एक बयान था, या फिर पाकिस्तान को खुश करने के लिए ट्रंप ने यह बयानबाजी की? कुल मिलाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के कबूलनामे ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति और कूटनीति में पूरी तरीके से स्पष्ट है। भारत ना तो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करेगा और ना ही पाकिस्तान के झूठे दावों के दबाव में झुकेगा। ट्रंप के बयान अब केवल राजनीतिक स्टंट पर साबित हो गए हैं। भारत का रुख साफ है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। पाकिस्तान को अगर बातचीत चाहिए तो उससे पहले आतंक की जमीन को खत्म करना ही होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति ये साफ तौर पर बताती है कि पाकिस्तान के पास ना तो रणनीतिक बढ़त है और ना ही भारत पर कोई दबाव। यही कारण है कि उसके नेता अब खुले मन से भी अपने कबूलनामे से पीछे नहीं हट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों पर बहुत बड़ा प्रहार किया। अब इस अभियान की गूंज पाकिस्तान में भी साफ तौर पर सुनाई दी है। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें उसने ये स्वीकार कर लिया है कि भावलपुर में हुए हमले में खुकार आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं और उनके टुकड़े टुकड़े हुए। वीडियो में मसूद इलियास कश्मीरी ये साफ कहता है, अपने देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए हमने दिल्ली, काबुल और कांधार में लड़ाई लड़ी। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार को भारतीय सेना ने भावलपुर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह बयान पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 ठिकानों पर एक साथ हमले किए हैं। इसमें भावलपुर, कोटली और मुरीदके जैसे आतंकी प्रशिक्षण केंद्र शामिल थे। पाकिस्तान ने भी बाद में इसको स्वीकार किया है कि 9 जगहों पर हमले हुए हैं। भावलपुर, जो पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर और जैश का गढ़ है, सबसे अहम निशाना बना। यहाँ जामिया मस्जिद, सुबहान अल्लाह, उस्मान ओ अली परिसर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है।
बता रहे हैं जिसे भारतीय ऑपरेशन ने बुरी तरीके से झंझोड़ दिया था। मसूद अजहर ने 2000 के दशक की शुरुआत में जैश ए मोहम्मद का गठन किया था। यह आतंकी संगठन पिछले 2 दशकों में भारत में कई बड़े हमले के लिए जिम्मेदार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अजहर को प्रतिबंधित आतंकी घोषित किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी यह माना था कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के करीब 10 सदस्य मारे गए हैं। अब आपको यह भी बता रहे हैं कि उसके ही कमांडर का कबूलनामा भारत की कार्रवाई पर मोहर लगा गया। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस्लामाबाद को अजहर के ठिकानों का पता नहीं है, लेकिन भारत का यह अभियान यह बता चुका है कि पाकिस्तान में आतंक के अड्डे किस हद तक सक्रिय हैं। देश के वीर सपूतों ने आतंक के गढ़ पर जबरदस्त प्रहार किया है और आज उस प्रहार की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने नापाक हमला किया था, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जानें गई थी, लेकिन भारत ने चुपचाप पर मजबूत कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना और विशेष बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के भावलपुर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसका उद्देश्य था आतंक की कमर तोड़ना। और अब 4 महीने बाद आतंक का मुखिया मसूद अजहर का खुद का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो बयान में कबूलनामा सामने आया है। भारत के इस ऑपरेशन ने मसूद अजहर का पूरा कुनबा तबाह कर दिया। उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी, जैश के 4 और प्रमुख सहयोगी मारे गए। जब भारत ने तब साफ कहा था हमने आतंक के गढ़ पर सटीक प्रहार किया है, तो पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी झूठ फैलाने में जुटे थे। पर आज सच की चादर पूरी तरीके से उगाड़ दी गई है। ये कल्याण, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। ये करारा तमाचा है। पाकिस्तान की खोखली नीतियों और झूठ की बुनियाद पर विपक्ष भी चुप बैठा है, जो हर मौके पर भारत सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश किया करता था। पर आज पूरी दुनिया देख रही है भारत की ताकत, भारत की संकल्प शक्ति और भारत की साहसी सशस्त्र बलों का पराक्रम। अब पाकिस्तान को समझना होगा कि हिंदुस्तान के वीर जवान कभी झुकते नहीं, और अगर कभी इन आतंकवादियों ने दोबारा ऐसी नापाक हरकत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब बात करते हैं जनमत में पाकिस्तान के खिलाड़ी की। पाकिस्तान का जिहादी माइंडसेट वाला खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, जिसने फिर से अपने नापाक इरादे उजागर कर दिए हैं। उसने खुलकर यह कह दिया है कि राहुल बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले आदमी हैं। राहुल पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और राहुल गांधी की सोच बहुत ही अच्छी है। ये बयान हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस का पुराना गठजोड़ कितना पुराना और देश विरोधी रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी और पाकिस्तान का रिश्ता क्या कहलाता है। जवाब साफ है। पाकिस्तान का पोस्टर बॉय पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित करने की बात हो या फिर भारत ने ऑपरेशन के दौरान कितने विमान गिराए इसका सबूत मांगना हो, राहुल गांधी ने हर बार पाकिस्तान की भाषा ही बोली है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पाकिस्तान के इशारे पर बोलते रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता तो खुलेआम मोदी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मांग चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। पाकिस्तान कांग्रेस का ये गठजोड़ काफी पुराना है। जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है पाकिस्तान को दुख होता है। जब पाकिस्तान युद्ध में हारता है कांग्रेस हो अल्लाह मचाकर सेना की बहादुरी पर सवाल उठा देती है।
आज कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वो देशद्रोह की हद पार करके पाकिस्तान का खुला समर्थन करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की तरक्की पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही है। इसलिए शाहिद अफरीदी जैसे जिहादी लोग एक बार फिर से देश को कमजोर करने के षड्यंत्र में जुटे हैं, ताकि राहुल गांधी की अगुवाई में हिंदुओं पर फिर से वही पंगु अव्यवस्थित कांग्रेस सरकार थोप दी जाए। ये साफ है, देश की सुरक्षा, सेना की इज्जत और भारत के विकास के खिलाफ ये षड्यंत्र सरपरस्त विपक्ष और पाकिस्तान की गंदी साजिश है। बता दें, हम इसे उजागर करते रहेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान और कांग्रेस का रिश्ता आखिरकार कहलाता क्या है? आखिर पाकिस्तान को राहुल गांधी इतने पसंद क्यों हैं? आखिर पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार इतने मिलते जुलते क्यों हैं? और क्या है पाकिस्तान और कांग्रेस की ये प्रेम कहानी? ये अपने आप में दिलचस्प सवाल है। बीते कुछ महीनों में युद्ध से लेकर खेल के मैदान तक हिंदुस्तान के हाथों मिली करारी हार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और जिस भिखारी पाकिस्तान के पास अपनी जनता को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वही इस बौखलाहट में हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी सरकार के तख्ता पलट का सपना देख रहा है। और हर बार की तरह पाकिस्तान की पहली पसंद रहे राहुल गांधी। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों के भीख के पैसे से अपना एनजीओ चलाने वाला जिहादी शाहिद अफरीदी राहुल गांधी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। आप भी सुनिए इस भिखारी जिहादी के नापाक मंसूबे। जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है दुनिया के। तो सुना आपने कैसे ये जिहादी माइंडसेट वाला खिलाड़ी राहुल गांधी पर प्यार लुटा रहा है। आखिर ये पाकिस्तान में बैठकर राहुल गांधी की पॉजिटिविटी कैसे भाप गया? और आखिर पाकिस्तान और राहुल का ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीते कुछ सालों में राहुल गांधी पूरे पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है राहुल के वो बोल जो निकलते तो उनके मुंह से हैं, लेकिन शब्द पाकिस्तान के होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को सूचित करने की बात हो या फिर ये पूछने की ऑपरेशन के दौरान भारत ने कितने विमान गिराए, राहुल गांधी लंबे समय से पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, जिसका पता उनके इस ट्वीट से चलता है। लेकिन सिर्फ राहुल ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता भी पाकिस्तान की भाषा बोल चुके हैं। मणिशंकर अय्यर मोदी सरकार को गिराने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट मांग चुके हैं और ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का सम्मान कीजिए, उनके पास परमाणु बम है। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो। पाकिस्तान और कांग्रेस का ये गठजोड़ बहुत पुराना है। यही कारण है कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो पाकिस्तान को दर्द होता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों में मातम पसर जाता है और जब पाकिस्तान युद्ध के मैदान में घुटने टेकता है तो कांग्रेस हो हल्ला करती है, सेना के मनोबल पर सवाल उठाती है और सैनिकों से वीरता के सबूत मांगती है। आज सत्ता पाने की बेचैनी में कांग्रेस नेता पाकिस्तान तक का सपोर्ट लेने को तैयार है और इसी वजह से राष्ट्रवादी मोदी सरकार के नेतृत्व में एक मजबूत भारत की तरक्की पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही और वो राहुल गांधी की अगुवाई में फिर से कांग्रेस की वही पंगु सरकार देखना चाहते हैं। जब देश में आतंकवादी घटनाएं आम होती थी, कमजोर नीतियों के कारण भारत पाकिस्तान के आगे विवश नजर आता था। आज शाहिद अफरीदी जैसे जिहादी फिर से देश को उसी स्थिति में देखना चाहते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए को लेकर नई उम्मीदें अब जग उठी हैं। लंबे समय से अटकी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका का मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रिटेन भारत पहुंचे हैं। वे मंगलवार 16 सितंबर को दिल्ली में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय बातचीत करेंगे। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव को कम करने और आगे की राह तय करने के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच अब तक 5 दौर की औपचारिक वार्ता हो चुकी है। छठा दौर अगस्त के अंतिम सप्ताह में होना था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ बढ़ा देने के कारण इसको टाल दिया गया है। इस कदम से भारतीय निर्यातकों को एक बड़ा झटका लगा है और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तल्खी बढ़ गई है।
अब आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन के दौरे से पहले ही ये प्रक्रिया को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हो रही थी। भारत के विशेष सचिव अग्रवाल ने यह बताया है कि ये बैठक छठे दौर की औपचारिक वार्ता नहीं है, बल्कि उससे पहले की तैयारी है। उनका ये कहना है कि अमेरिका और भारत ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन बिंदुओं पर सहमति बन सकती है और किन बिंदुओं पर आगे लचीलापन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच लगातार ऑनलाइन माध्यम से साप्ताहिक बातचीत होती रही है, लेकिन उसमें ठोस प्रगति नहीं हो पाई। अब माहौल कुछ सकारात्मक हुआ है तो ये बैठक आगे की दिशा में तय करने में साहसिक हो सकती है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर ऊंचे आयात शुल्क लगाए थे। इससे भारत का निर्यात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और व्यापार समझौते की प्रक्रिया अटक गई। भारत ने कई बार ये कहा कि कदम अनुचित है और वैश्विक व्यापार मानकों के पूरी तरीके से खिलाफ है। इसी तनाव के कारण द्विपक्षीय समझौते की बातचीत ठहराव पर आ गई थी। हालांकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश दिए। दोनों नेताओं ने संकेत दिए हैं कि सितंबर-अक्टूबर तक समझौते का पहला चरण पूरा करने की कोशिश होगी। इससे वार्ता को नई ऊर्जा मिली है। ब्रिटेन अमेरिका के साहसिक व्यापार प्रतिनिधि साउथ और वेस्ट एशिया का प्रतिनिधि वो माने जाते हैं। वे एशिया के 15 देशों के साथ अमेरिकी व्यापार नीति को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की निगरानी किया करते हैं। इसमें भारत अमेरिका ट्रेड पॉलिसी फोरम यानी कि TPF का प्रबंधन और अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जुड़ी हुई गतिविधियों का समन्वय भी शामिल है। इस लिहाज से उनका भारत दौरा बहुत ज्यादा खास हो जाता है। भारत ये चाहता है कि अमेरिका टैरिफ को कम करे और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने का रास्ता खोल दे। भारत का यह मानना है कि समान व्यापारिक अवसर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपने बाजार को और खुला करे और अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश और व्यापार आसान बना दे। विशेष सचिव अग्रवाल ने कहा कि भारत बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे निर्यातकों और किसानों के हित सुरक्षित रहे। उन्होंने इस बैठक को सकारात्मक शुरुआत बताते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि आगे का रास्ता निकलेगा। भारत और अमेरिका दोनों देश ये समझते हैं कि आपसी सहयोग से ही व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। ट्रंप टैरिफ ने भले ही संबंधों में तनाव पैदा किया हो, लेकिन दोनों देश इस तनाव को खत्म करने के इच्छुक हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर ये वार्ता सफल रहती है तो वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण पर सहमति बन सकती है। भारत अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षेत्रों में भी गहरे हो चुके हैं। ऐसे में व्यापार समझौते की सफलता से द्विपक्षीय रिश्तों में नई मजबूती आएगी और ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। कुल मिलाकर ब्रिटेन की ये भारत यात्रा ट्रंप टैरिफ की वजह से काफी ज्यादा अहम हो गई है। अब सबकी निगाह इस पर टिकी है कि क्या यह बैठक तनाव को कम करके व्यापार समझौते को एक नया आयाम दे पाएगी क्या? अब जनमत में आगे बढ़ लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और बल्कि तेज हो चुका है। सोमवार रात रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर जिपारिजिया पर रॉकेट हमला किया, जिसमें 13 लोग घायल हुए, 2 बच्चे भी शामिल उसमें बताए गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हमले में 20 से अधिक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ और कई जगह पर आग भी लग गई, जिससे परेशानी जो है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई यहां पर नजर भी आई है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस हमले में रूस ने यह साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी कदम उठाने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ स्थिति खराब हो जाएगी, जिससे अभी स्थिति जो ठीक होने की उम्मीद जगी है वो पूरी तरीके से खराब हो गई। लेकिन सहयोगी देश हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। रूस की ओर से भी किसी सकारात्मक संकेत की कमी बताते हुए ये संघर्ष जारी रखने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि रूस की आक्रामक नीति को रोक लगाने के लिए बहुत ज्यादा अहम कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है वो साफ तौर पर बढ़ रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि स्थिति बेहद खराब है, यानी कि कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां के लोग लगातार देश को छोड़ रहे हैं और उनके पास कहीं और जाने का रास्ता जो है वो यहां पर नहीं बचा है। ऐसे में कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ना वो बेहद खराब हो चुकी है। उनका ये भी कहना है कि अगर ये ऐसे ही जारी रहता है तो लोग मरेंगे, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं।
और ऐसे में अगर कोई भी हितकारी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब भी यहां पर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर गाजा में परेशानी ज्यादा है, लेकिन वो परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रूस लगातार हमले कर रहा है, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है। अगर इस गंभीरता को नहीं समझा गया तो कहीं ना कहीं ये परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाएगा। ज़्यादा तेज हो चुका है, ऐसे में स्थिति बेहद ज़्यादा खराब हो रही है। तो कुल मिलाकर 2500 से ज़्यादा ग्लाइडर बम यहां पर बरसाए गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं। अगर ये स्थिति ठीक नहीं की जाती है तो परेशानी जिसकी तस बनी रहेगी। लोगों के सामने जो संकट है वो संकट ऐसे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास दवाएं नहीं है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान हैं, अब उनकी परेशानी को कौन सुनेगा। तो 13 लोग हुए, 2 बच्चे भी इसमें शामिल बताए गए। छत्तीसगढ़ में 18 सितंबर को होने वाले सुदर्शन न्यूज के महाकॉन्क्लेव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू जी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। सुदर्शन कॉन्क्लेव वास्तव में नाम के अनुरूप ये कॉन्क्लेव होने वाला है। छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा ही प्रदेश है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और जब से राज्य में विष्णु का सुशासन आया है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो रहा है। महतारी वंदन जैसी योजनाओं के माध्यम से माताओं और बहनों को सशक्त करने का काम, औद्योगिक निवेश लाकर युवाओं को सक्षम बनाने का काम और अधोसंरचना का विकास, इस तरह से हर क्षेत्र में आज राज्य प्रगति कर रहा है। तो सुदर्शन कॉन्क्लेव के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करना, मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने एक बार फिर से साहस, संकल्प और तैयारी का शानदार परिचय दिया। 9 से 15 सितंबर तक त्रिशक्ति वॉरियर्स ने दुर्गम हिमालयी इलाकों में कठिन रूट मार्च को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई की। 6 दिन और रातों तक चले इस मार्च में सैनिकों ने पूरे युद्धक सामान, हथियार, उपकरण और कई सारे गियर के साथ दुर्गम पहाड़ी, बर्फीली हवाओं और पथरीले रास्तों का सामना किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों की तैयारी और सहन शक्ति को परखना था। भारतीय सेना भले ही आधुनिक तकनीक, ड्रोन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल बढ़ा रही हो, लेकिन यह अभ्यास साबित यह करता है कि तकनीक सीमित हो तब भी सैनिकों का धैर्य, साहस और जज्बा सबसे बड़ी ताकत उनकी होती है। त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन मिनवाला ने इस अवसर पर यह कहा कि तकनीक हमारी क्षमताओं को मजबूत करती है, लेकिन आखिरकार जीत सैनिक की हिम्मत, टीम वर्क और जज्बे से ही मिलती है। इस कठिन मार्च की सफलता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि त्रिशक्ति वॉरियर्स पूर्वी हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में वर्ष 2025-26 के लिए 362.50 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।
बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2024-25 में देश का कुल उत्पादन 353.96 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.66 मिलियन टन अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में यह भी कहा कि रबी सम्मेलन एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम का उदाहरण है। 2 दिवसीय सम्मेलन में जलवायु सहनशीलता, गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक, बागवानी, प्राकृतिक खेती, प्रसार सेवाएं और योजनाओं के समन्वय जैसे 6 प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को हर संभव मदद, फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने का भरोसा भी दिया। मंत्री सुप्रताप शाही जी हमारे साथ हैं। शाही जी, आज बैठक हुई है, क्या निर्णय किया गया इस बैठक में? देखिए, अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार ने उसके बारे में ब्रीफिंग की है कि 6 महत्वपूर्ण विषयों पर कल से 2 दिन की इस रवि गोष्ठी के भीतर चर्चा हुई। उसके अभी प्रेजेंटेशन हुए हैं और हमारा देश बहुत तेजी से खाद्यान्न उत्पादन के भीतर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत बनाए जाने की दृष्टि से उसकी एक कार्य योजना बनी है और उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद मैं चर्चा करूंगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि यूरिया कमी है उत्तर प्रदेश में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। जिस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2016-17 में, उस समय मात्र 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया खरीफ की फसल में दी गई थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस साल 38.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया है, जो उस समय से 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। अखिलेश यादव जी की सरकार में खरीफ की पूरी खेती उस समय कुल मिला के 95 लाख हेक्टेयर के भीतर हुई थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 117 लाख हेक्टेयर के भीतर खरीफ की खेती हुई है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर किसान उससे लाभान्वित हुए हैं। इस बार मानसून समय से पहले आ गया, जिसकी वजह से बारिश ने जो है किसानों की खेती में कुछ इस तरीके का हाल कर दिया है कि किसान बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बेहद खुश नजर आए। यही बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ यूपी के मंत्री हैं, यूपी सरकार से मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रबी की फसल को लेके, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने जो पहल की है, ये एकदम अनूठी है। अब तक मैं उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, लेकिन ये पहला विषय है जब 2 दिन तक लगातार देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं, कैसे उनकी समस्याओं का निदान हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और देश के हर दल के, चाहे वो जिस दल के हों, सरकार में मंत्री हैं, उनको बुला करके उनको सुझाव लिए जा रहे हैं और उन राज्यों में किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके लिए मैं अपने भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये पहली पहल है और पूरे देश में आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है कि कृषि विभाग उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी फाउंडेशन कृषि है और इसको मजबूत करने पर ही हम दुनिया में अपनी पहचान बढ़ाने में कामयाब होंगे। बिहार मुद्दे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से दिल्ली ब्यूरो चीफ ने बातचीत की है, सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बिहार के मुद्दे पर हम बात करते हैं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब से। विजय सिन्हा जी, जिस तरह से आप लोग लगातार दावे वादे कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, ये जंगल राज के युवराज हैं और जंगल राज के युवराज विकास को पसंद नहीं करते, विकास दिखाई नहीं पड़ता। ये अराजकता के प्रतीक हैं। आज बिहार के अंदर हर क्षेत्र में जितनी विकास हुई है, एजुकेशन के क्षेत्र में आज सारे जिले के अंदर तकनीकी संस्था है, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज देखें कि जिस तरह से गंगा पथ पर ये डांस करते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, ये अप्पू पप्पू 16 जिला 10 दिन में घूम के चले आते हैं। तो बिहार के अंदर के बदलाव को ये स्वीकारना नहीं चाहते। ये जानते हैं कि विकास पर हम चर्चा करेंगे तो हमारी सत्ता
कभी आएगी नहीं, मैं खुद जीत नहीं पाऊंगा। और तेजस्वी यादव की जहानाबाद से यात्रा शुरू हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये यात्रा चुनावी पिकनिक मनाने का इनका काम सिर्फ खाना पूर्ति है। बिहार की जनता देख चुका है कि बिहारियों को बर्बाद करने वाला कौन है और बिहार का विकास करने वाला कौन है। आज एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को जो रफ्तार और गति दिए हैं, और बिहार को बदनाम करने वाला इंडी गठबंधन कांग्रेस राजद के लोग बिहार को बर्बाद करने की जो कहानी लिखे हैं, अब लोग उसमें विश्लेषण कर रहे हैं कि विकास और विनाश करने वाला कौन लोग है और किससे बिहार को मुक्त करना है। ये विनाश करने वाला, बिहारी को गाली बनाने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाला, ये कांग्रेस और राजद के जंगल राज के ये जामात है। प्रशांत किशोर क्या फैक्टर रहेगा इस बार? प्रशांत किशोर जी विश्लेषण करने में लगे हैं, वो विश्लेषण करेंगे। इस बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी? पूरी जनता मन मिजाज बना चुकी है कि जो विकास करेगा, बिहार को सम्मान देगा, बिहारियों के स्वाभिमान को बढ़ाएगा, सुशासन स्थापित करने वाले के साथ बिहार चलेगा। धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब, जो साफ तौर से दावे कर रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो जनमत में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।